गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। कैलाश कुमार, यस सर। कहाँ से हैं आप? सर गोपालगंज जिला, जहानाबाद जिला सर। गोपालगंज, जहानाबाद। सॉरी सर, आई मीन पोस्टिंग। जहानाबाद में कहाँ से हैं? जहानाबाद में सर, स्टेशन के पास, जहानाबाद स्टेशन। ऑप्शनल क्या है? ज्योग्राफी सर। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या है? बीटेक मरीन इंजीनियरिंग सर। मैरिन क्या होता है? मरीन एक डोमेन है सर, जिसमें समुद्र और उससे संबंधित जो भी प्रोसेसेस हैं उसका जिक्र किया है। पटना में कुछ मैरिन करके है, कुछ पटना में कुछ मैरिन करके है क्या? कुछ नेम ऐसा दिया गया है मरीन। मरीन ड्राइव से जुड़ता हुआ एक रिवर फ्रंट बना है सर, उसे मरीन ड्राइव का नाम क्यों दिया नाम गया। दिया गया? रिवर ड्राइव नाम देते, मरीन ड्राइव क्यों नाम दे दिया गया? इसका जुड़ाव सर मुंबई से जुड़ता हुआ है सर, क्योंकि अभी तत्काल इनर वाटरलैंड गंगा को बनाया गया है सर, तो कहीं न कहीं ट्रेड से भी जुड़ता है, समुद्र में जाकर जुड़ता है सर, तो इसे ट्रेड पर्सपेक्टिव देने के लिए इसे मरीन ड्राइव का नाम दिया गया है सर। ज्योग्राफी ऑप्शनल है आपका? जी सर। प्लेट क्या होता है? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के दरमियान लिथोस्फीयर को ऐसा हाइपोथेसिस लिया गया जिसको बाद में एनालिटिकली कई हद तक प्रूफ भी किया गया है कि लिथोस्फीयर कई पार्ट्स में विभक्त हैं जो कि अंदर मैग्मा के प्रभाव से मूवमेंट करते हैं। तो प्लेट का लिथोस्फीयर का एक टुकड़ा भारी प्लेट है, एक हल्का प्लेट है। जी सर। दोनों टकराते हैं तो कौन नीचे जाएगा? भारी प्लेट नीचे जाएगा सर। कहाँ चला जाएगा? वो उसके नीचे मूव करेगा सर। कहाँ जाए? जिस जगह पे पहुँचेगा जी उस जगह को क्या बोलेंगे? वो कंजंक्शन पॉइंट सर। कुछ स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जहाँ प्लेट जाकर पिघल जाता है। सुचूर जोन भी उसको कुछ हद तक कहते हैं सर। सुना है आपने बेनी ऑफ जोन का नाम? बीनी ऑफ जोन, जी सर। उसको स्पेसिफिक शायद यही कहा जाता है। बेनी ऑफ जोन में सर जिसमें ज्वालामुखी जहाँ पर पिघलना शुरू होता है उस जोन को बेनी ऑफ जोन कहते हैं। बेनी ऑफ क्या है? बेनी ऑफ किसी ज्योग्राफर का नाम है सर, तत्कालिक तौर पर हमें पूरी जानकारी नहीं है इसके बारे में। अच्छा, गुड। आप बताइए मुझे, उत्तर बिहार में बाढ़ का क्या कारण है? उत्तर बिहार में बाढ़ का कई कारण है सर, लेकिन प्राथमिक तौर पे देखें तो सबसे पहले सर ये हमारा जो ढलान का जो कैचमेंट है सर उसमें बहुत सारे रिवर बेसिन का कंजंक्शन है, तो इसी कारण जल का बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रेन, यहाँ पे सीजनल रेन होती है तो एक ही समय कंसंट्रेशन ऑफ रेन होता है सर, और ढलान के कारण, और हमारा जो बिहार है वो मैदानी भाग है मोस्टली सर, तो यहाँ पे जो मैदानी भाग में उत्तर प्रदेश भी है। जी सर। बंगाल भी है। जी सर। फिर बिहार में बाढ़ करता है। बिहार में बाढ़ बंगाल में भी नदियाँ ऊपर से आती होंगी। जी सर। तो जितना समस्या बिहार में उतना तो लेकिन जी बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल सही है सर, लेकिन वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिवर इतने कंजस्टेड रिवर था वहाँ पे मीन जोग्राफिकली नहीं है सर। और दूसरी बात वहाँ पे सेटलमेंट का भी एक इशू है सर, वहाँ पे सेटलमेंट जो है वो रिवर के पास नहीं है सर, यहाँ पे पॉपुलेशन की वजह से सेटलमेंट भी रिवर के पास, जिससे कि हजार्ड जो है वो डिजास्टर में तब्दील हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि सेटलमेंट की बात की आपने। जी सर। मैदानी क्षेत्र में किस टाइप का सेटलमेंट मिलता है? मैदानी क्षेत्र में सर हमारा कंसंट्रेटेड सेटलमेंट का क्या है यहाँ पैटर्न? पढ़ा होगा आपने बस्तियों का प्रारूप भूगोल? जी सर। जी सर, बिल्कुल सर। पढ़ा है बस्ती भूगोल? जी सर। सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ा है? जी सर। तो मैदानी क्षेत्र में जो बस्तियों का प्रकार है, जी सर, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट या पैटर्न ऑफ सेटलमेंट क्या है? पैटर्न पढ़ा है? जी सर। कितने प्रकार का पैटर्न है? लीनियर, रेक्टिलिनियर और स्टार, इस तरह के पैटर्न तत्कालिक मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। वेगनर का नाम सुना आपने? यस सर। वेगनर का नाम सुना है? यस सर। कौन है वेगनर? एक कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी को प्रतिपादित क्या किया है है वो? अल्फ्रेड वेगनर। वो क्या है? ज्योमॉर्फोलॉजी से जुड़े हैं या उष्णोग्राफी से जुड़े हैं या एनवायरनमेंट से जुड़े हैं, क्लाइमेट से जुड़े हैं, क्या है वो? सर ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे सर, जब इन्होंने आइस की स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने जो मार्क्स की स्टडी की, तो गोंडवाना लैंड और इंडियन लैंड्स पे जो मार्क्स के जिक्र करते हुए उन्होंने हाइपोथेसिस दी और कई तरह से इन्हें प्रतिपादित किया, कॉजेशन फैक्टर भी दी, बाद में कॉजेशन फैक्टर की आधुनिक भूगोल के पिता कौन है? आधुनिक भूगोल के 3 पिता कहे जाते हैं सर। कौन? रीटर है सर, कार्ल्स रीटर, हम्बोल्ट है सर, और हेनरी रैचल। जब हम्बोल्ट हैं तो फिर रीटर क्यों बोलेंगे हम? रैचल को क्यों बोलेंगे हम? सर रीटर को तो बोलते हैं आर्म चेयर ज्योग्राफर, मतलब कि वो कहीं घुमा हुआ ही नहीं।
जी सर। हमबोल्ट की थ्योरी को पढ़ के जो बन गया, जी सर। फिर उसको माधुरी भोग पिता क्यों बोल देंगे उसको? 3 पिता कैसे हो जाएंगे? सर आई विल रीचेक माय। तीनों जर्मनी के हैं, जी सर। तीनों नियतिवादी हैं, डिटर्मिनिस्ट हैं, जी सर। और तीनों नियतिवादी हैं गुरु। तो तीनों नियतिवादी हैं, तो फिर एक तो पढ़ाई नहीं, केवल किताब पढ़ के जो बन गया। जी सर। तो कंट्रीब्यूशन मेन तो इनका था, हमबोल्ट का। जी सर। तो हमबोल्ट को बोलिए आदमी भूगोल का पिता, अधिकारी तो वही है। जी सर। रैटजेल को कह सकते हैं कुछ, तो रैटजेल ने काम किया था। जी सर। अच्छा, किस भूगोलवेता ने राज्य को जीव की तरह माना? जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, जी सर। वैसे बड़े राज्य एक जीव के समान होते हैं। जी सर। तो अगर उनका दूसरे राज्यों पर कब्जा नहीं करेंगे तब तक वो स्थायित्व तो नहीं प्राप्त करेंगे। को किसने कहा था? स्टेट जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह होता है। जी सर। ये सर 1795 के दौरान कौन किसने दिया है थ्योरी? चार्ल्स डार्विन की थ्योरी प्रतिपादित होने के बाद हेनरी रैटजेल ने इसको सोशल डार्विनिज्म को कोरिलेट किया सर। जी सर। गुड, बहुत अच्छा जवाब। आप बताइए मुझे, अभी महिलाओं का आरक्षण का विधेयक पास हुआ है संसद। जी सर। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? इसे बहुत ही सकारात्मक पहल है सर, क्योंकि हमारी डेमोग्राफी का एक मेजर प्रोपोर्शन महिला है, जिनमें पोटेंशियल रहते हुए उन्हें स्टीरियोटाइप की वजह से हम लोग कंसोलिडेट कर दिए हैं कुछ पर्टिकुलर काम के लिए, जो जबकि कार्य जो है वो क्षमता के अनुरूप और इच्छा के अनुरूप होनी चाहिए सर, ताकि उसमें बेहतर परफॉर्मेंस दिया सके। और इकॉनमी के बेहतरी के लिए हमें अपने जो रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्स, इसका ऑप्टिमम इस्तेमाल करना है। तो उसमें महिला या पुरुष या किसी भी क्षेत्र का बनता है, तो हमें प्रयास करना चाहिए उन्हें मोबिलिटी देने का। मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी एक अहम मुद्दा है सर, जो कि इस माध्यम से इतिहास तो खराब रहा है। जी सर। महिला आरक्षण का कई लोगों ने जो फीडबैक दिया कि महिलाओं को 50% दे दिया गया पंचायत में रिजर्वेशन, पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, पर बहुत सारे वार्डपति, मुखियापति इस तरह से देखे गए। तो कहीं ऐसा हो सकता है कि सांसद पति भी हो जाए, सांसद भी जो महिलाएं सांसद बने, पति के माध्यम से करें काम। संभव तो बिल्कुल सर, प्रचलन में जिस तरह की प्रवृत्ति पाई गई है तो ऐसा होगा तो फिर फायदा क्या है फिर? सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सर, कि इनसे कुछ ऐसे उदाहरण जरूर आते हैं सर, लेकिन बहुतायत तौर पे एक एम्पावरमेंट का जो भाव है, वॉइस अपने वो रीच करने के काबिल हो चुकी है सर। और अपने स्पेस में बहुत सारे डोमेन्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डोमेन्स में मुखर तौर पे वो आ रही हैं, और इससे कई रिजल्ट्स आ रहे हैं सर। जैसे कि हम सबसे मुख्य एग्जाम जो भारत का है सिविल सर्विस में 25 में अभी 12 से 14 महिलाएं आ रही है। ये प्रभाव है कि एम्पावरमेंट ने कई स्टेट्स में एम्पावरमेंट जो हुए हैं वो धीरे धीरे महिलाएं अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रही है और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रही है। तो हमें लगता है कि बृहद दृष्टिकोण से एक सकारात्मक पहल है सर। कुछ नकारात्मक पहल है जिससे सुधार की आवश्यकता है, वो हम लोग मॉनिटरिंग के जरिए सुधार कर सकते हैं। लिसनिंग एंड सिंगिंग सॉन्ग, जी सर। किस तरह के गाने सुनते हैं और क्या गाते हैं आप? बेसिकली सर मैं बॉलीवुड सॉन्ग सुनता हूँ, खासतौर पे 1990s का सर। 1990s का? जी सर। उससे पहले का क्यों नहीं सुनते? जी सर, कुछ एक गाने सुनता हूँ सर। एक्चुअली मेरी पहले हॉबी हॉकी रही थी सर, लेकिन अभी तत्काल में जो तो सुनते 90s के सॉन्ग? उसमें मेरा जन्म से जब गाने का जो इच्छा जागृत हुई सर, उस समय के सॉन्ग, और उस समय खासतौर पे सॉन्ग में मेलोडियस सॉन्ग ज़्यादा थी सर, और जो कि शब्दों के और म्यूजिक के साथ साथ एक भाव कनेक्ट करती सर। तो कोई 90-90s के सॉन्ग के सिंगर कोई नाम बताइए। जी सर, कुमार सानू सर। और अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर क्या होता है? कुछ अलग अलग होता है, मुझे इसका फर्क समझाइए थोड़ा। म्यूजिक डायरेक्टर क्या होता है, म्यूजिक कंपोजर क्या होता है, जी राइटर क्या होता है? मैं क्या कुछ गेस कर सकता हूँ? जी सर। म्यूजिक जो डायरेक्टर होते हैं सर, पूरा गाना का जो फॉर्मेशन होता है उसमें लीड रोल करके हर तथ्यों को रेगुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं। राइटर जो होते हैं वो लिरिक्स लिखते हैं सर, लिरिसिस्ट। और जो कंपोजर होते हैं सर, उसमें बीट्स, धुन, सुर, लय, ताल, इन सबों की व्यवस्था वो करते हैं, और गायक गाना गाते हैं, और डायरेक्टर सभी को नियंत्रित करते हैं सर। ऑस्कर में किसी गाने को ऑस्कर मिला है? तत्काल जहाँ तक मेरे को रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, वो डांस के लिए दिया गया था, नाटू नाटू सॉन्ग को सर। नाटू नाटू डांस है, सॉन्ग है? सॉन्ग है सर, डांस को लेकर दिया गया था सर। नाटू नाटू सॉन्ग के अंदर जो डांस था? जी सर। ऐसा तो नहीं है शायद सॉरी सर, आई विल रीचेक माई सेल्फ सर। ओके। अच्छा, कोई फिल्म था उसको भी ऑस्कर मिला है भारत का? एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को मिला है सर। क्या नाम? द एलिफेंट सर, विस्पर्स। गुड, वेरी गुड,
सर। आपने बीटेक किया है, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। आप ये बताइए कि आपका सर्विस प्रेफरेंस क्या है सिविल सर्विस में? मेरा सर्विस प्रेफरेंस है सर DYSP, आई मीन बिहार पुलिस सर्विसेज, देन बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड देन जेल सुपरिटेंडेंट। BPS आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रखे हैं? जी सर। BS आपके सेकंड प्रायोरिटी है? जी सर। ऐसा क्यों, जबकि देखा जाता है कि लोग ज़्यादा BS को प्रायोरिटी में रखते हैं? जी सर, जैसा मेरे लिए सर प्रायोरिटी जो है वो इस आधार पे है सर कि मैं अभी तत्कालिक तौर पे एज ए सब इंस्पेक्टर गोपालगंज जिला पुलिस में पदस्थापित हूँ सर, और कई सारे प्रयोग मैंने किए हैं इंजीनियरिंग से। और मैं अपराध जो एक मुख्य मुद्दा था, जब मैं इंजीनियरिंग से वापस बिहार में आने था तो मैं कहीं ना कहीं एक कई सारे सेक्टर्स को अपनी जो नॉलेज थी इम्प्लीमेंट करना चाहता, डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में। अपराध ऐसा क्षेत्र है जिससे हम कई सारे क्षेत्र को डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं और एक मेजर अपलिफ्टमेंट आती है सर। तो इसके मध्य मैंने कई प्रयोग किए हैं, जैसे कि सशक्त ऐप जो कि अलर्ट सिस्टम है महिलाओं के लिए, जैसे कि पुलिस मित्रा एक सिस्टम है जिसको मैंने जनरेट किया है पर्सनली SP सर के दिशा निर्देश में, और 2 ऐसे सिस्टम है जैसे ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन अरुणोदय जिसको मैं नोडल ऑफिसर हूँ। 3 प्रयोगों में सकारात्मक मैंने पहल करते हुए गोपालगंज जिला को 4थे स्थान तक पहुँचाया है सर। और मेरे प्रयोग को जब मैं बड़ा पदाधिकारी बनूंगा तो मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर और स्कोप टू हॉराइजन टू मतलब इम्प्लीमेंट, ये हमारे पास ज़्यादा पर्सपेक्टिव होगा सर और ज़्यादा रिसोर्सेज होगा, तो मैं बेहतर तरीके से अपराध को कम करने के लिए प्रयास कर सकता हूँ। ये इसीलिए मेरा विकल्प रहा सर। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप तो पुलिस प्रशासन में काम कर रहे हैं ना, तो अभी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मामला बहुत चल रहा है देश में, और एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर तो उसके लगता है कि ब्रांड रजिस्टर बन गया है। तो एज अ पुलिस ऑफिसर आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को कैसे देखते हैं? आप भी करिएगा अगर आप बनते हैं तो, और आप तो हैं ही भी। जी सर, मैं तत्कालिक तौर पे इसे सिरे से खारिज करता हूँ सर। इसे किसी पुलिस सिस्टम के द्वारा इसे प्रमोट नहीं किया जाता, और ये हमारी पुलिस व्यवस्था का ही प्रारूप भी नहीं है सर। हम लोग जो क्रिमिनल जस्टिस आपराधिक न्याय व्यवस्था है उसमें एक अहम कड़ी के तौर पे हैं, और हम लोग न्याय और जो रूल्स रेगुलेशन बने हैं उसी से आबद्ध होकर न्याय को बेहतर तरीके से दिलाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं सर। और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इसके लिए हम लोग बिल्कुल बहुत से मॉनिटरिंग और कई व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि CCTV कैमरा लगाया गया है, जैसे कि हम लोग को सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग किसी भी हद तक, सड़क पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रहा है तो वहाँ CCTV कैसे होगा? कहीं आप लेके जा रहे हैं अपराधी को, क्रिमिनल को, वहाँ पे आपने कर दिया, जंगल में कर दिया, CCTV तो नहीं है वहाँ पे। जी सर। तो उस नज़रिए से सर जो पुलिस की मॉनिटरिंग होती है उसमें हम लोग परिस्थितियों को बहुत ज़्यादा मॉनिटर करते हैं। टेक्नोलॉजी इसमें काफ़ी हद तक रोल प्ले कर सकती है। लाइक वाइज हम लोग ट्रैकर लगा सकते हैं कि गाड़ियाँ जब जाएगी तो उन्हें किस रूट से जाना है और किस टाइम इंटरवल पे जाएगी। दिक्कत ये कि कर तो आप ही लोग रहे हैं ना, तो आप तो बच जाते हैं सर। ये कहीं ना कहीं सर ये मीडिया ट्रायल है सर, इसको प्रायोगिक तौर पे इसे पुलिस व्यवस्था इसे दरकिनार करती है सर। और अभी आया था सिरपुरकर आयोग का रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को पढ़ा है आपने? सॉरी सर, मैं इस बारे में अनभिज्ञ हूं। तेलंगाना में जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मामला हुआ था जी सर, उसके अंदर जितने पुलिसकर्मी थे उन पर मर्डर का चार्ज चलाने के लिए कहा है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जस्टिस सिरपुरकर। तो और उन्होंने ये माना है कि जो इनकाउंटर हुआ इंटेंशनली हुआ, जानबूझ के मारा गया अपराधियों को। तो ऐसे में तो पुलिस ही कर रही है। हाँ सर, बिल्कुल सर। पुलिस जो कुछ भी करेगी अपने प्रोटेक्शन के लिए करेगी, अपने को बचा लेगी। ऐसे में तो क्रिमिनल्स के जो राइट्स हैं वो तो नहीं रहेंगे फिर। जी सर, इसे मैं इस तरीके से देखता हूँ सर कि वो जो परिस्थितियाँ वहाँ बन रही थी, लोगों का जो एक पुश था, इसके वजह से वो शायद हो सकता है कि उसके तहकीकात मैंने नहीं की है, मेरे पास उसके तथ्य मौजूद नहीं है। लेकिन जहाँ तक पुलिस के सवाल है, वो कानून से आबद्ध होकर CRPC, IPC, संविधान को मद्देनज़र ही कार्रवाई करते हैं, और इसमें सीनियर पदाधिकारियों का दिशा निर्देश लिया जाता है। और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो इलीगल है, जो लॉ के अंतर्गत नहीं है, हम पुलिस इसे बिल्कुल प्रमोट नहीं करती। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 20 राइट टू लाइफ सर। इसके तहत हम एक, इसमें केवल राइट टू लाइफ है और भी कुछ है? जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, इसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यस सर, पर्सनल लिबर्टी, सॉरी टू, थैंक यू सर। टेल मी समथिंग अबाउट। यस सर,
बेसिकली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है सर, कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिकली इसके ज़रिए हम एक बेहतर इंसान के लिए बेहतर भविष्य और बेहतर लाइफ के हम लोग जिक्र करते हैं, एक हेल्दी एंड रियली ह्यूमेन लाइफ, ताकि वो अपने तरीके से वो जी सके। और जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन का भी एक हिस्सा इससे जुड़ता है, जिससे एक ह्यूमन को एक पूरी इन्वायरमेंट और पर्सपेक्टिव दिया है, ताकि जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो अपने रियल पोटेंशियल को रियलाइज कर सके। हम लोग सारे संसाधन देते हैं और उन्हें मोबिलिटी का एक प्रॉपर स्कोप दिया जाता है। दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में बताइए कुछ। सॉरी सर, दिल्ली डिक्लेरेशन आया है? जी सर, अभी G20 का जो समिट हुआ था सर भारत में, उसमें उसका जो फाइनल डिक्लेरेशन आया, जिसको दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जाना जा रहा, इसमें कई सारे मेजर इनिशिएटिव लिए गए हैं। जैसे कि हमारा एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ट्रेड कॉरिडोर नॉर्थ साउथ में, और ग्रीन इनिशिएटिव के इस पर लिया जा रहा है। अच्छा, चाइना के बारे में कुछ बताइए इसमें कि चाइना को किस प्रकार से हमने कमजोर किया है। दिल्ली डिक्लेरेशन से लोग कह रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुआ है, कूटनीतिक विजय हुई है हमारी, और हमने चाइना को पीछे छोड़ा है। किस पॉइंट पे हमने चाइना को पीछे छोड़ा है दिल्ली डिक्लेरेशन में? जी बिल्कुल सर, बहुत ही सकारात्मक ये है सर। इसमें दरअसल G20 के जरिए हमने अपना स्टैचर शो किया है सर, इलाइट क्लब से जुड़ गए हैं सर। हमने इतनी बड़ी जो महादेश है, जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, उसको एक मंच पे लाके खड़ा किया। G20 बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है और इसमें कई सारे इस एरिया में खड़ा करना, और जैसे कि इसके पहले जो कनाडा का इशू हुआ था, हमने पूरे विश्व को अपनी वजूद और अपनी वर्चस्व की स्थिति को दिखाया। बस एक दो पॉइंट मुझे बता दीजिए जिससे ये पता चले कि चाइना को हमने आइसोलेट कर दिया है वर्ल्ड्स के जो ग्रुप्स हैं वहाँ से। भारत का एक पक्ष रहा ही नहीं है सर विदेश नीति में किसी को आइसोलेट किया जाए। हम लोग समन्वय का विचार से आगे बढ़ते हैं सर। लेकिन जहाँ तक विदेश नीति में सर है कि चाइना और रसिया नहीं आए, फिर भी हमने G20 को कंडक्ट किया और सक्सेसफुली कंडक्ट किया, और अपने जो बिंदुओं थे उन पे सबको है जो कॉन्फिडेंस मेजर लेते हुए इसको सफल रूप से संपन्न किया। तो एक मेजर रहा जिसमें हम ये दिखा सकते हैं कि हम एक रीजनल लीडर के तौर पे उभर रहे हैं, और वैश्विक दृश्य में हमारा एक वजूद है जो कि सबने माना, और इससे हमारा UNSC में भी हमारा वोटिंग जो कनेक्ट है वो बढ़ रहा है सर। NSG क्या है? NSG सर नेशनल, जहाँ तक मैं रिकॉल कर रहा हूँ, NSG नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप सर, जो कि 1986 में बनाया गया। इसका एटॉम से कुछ रिलेशन है? ये सर एटॉम से, परमाणु से, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप? जी सर, सॉरी सर, एक और एक्रोनिम है सर, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जो कि एक बहुत ही अहम एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड लेवल का सर, जिसमें बड़े बड़े कंट्री जुड़कर न्यूक्लियर का जो कंसेप्शन है आर्मामेंट्स, उसको कंट्रोल करने में विचार कर रहे हैं ताकि शांति बने। इसमें इंडिया अभी है नहीं सर, लेकिन इंडिया के बहुत सारे इसमें जो मेंबर्स हैं, क्योंकि इंडिया एक एक्ट थी सर, एक NPT एक ट्रीटी हुई थी, उसका सदस्य नहीं होने की वजह से NSG में, और चाइना का जो वोटिंग है जो इसके अगेंस्ट में आने से इंडिया को नहीं उसमें जोड़ा गया। NPT में क्यों नहीं जा रहा है? क्या दिक्कत है इंडिया को NPT में जाने से? NPT जब ट्रीटी हुई थी सर, उसमें हम लोग पोखरण टेस्ट किए थे, और उसमें अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के नज़रिए से अपनी एटॉमिक पॉलिसी दिए थे। NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ना? जी सर। परमाणु अप्रसार संधि, वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आपके पास परमाणु हथियार है तो आप उसको समुद्र में फेंक दीजिए, आप उसको नहीं यूज करिएगा, उसको डिसॉल्व कर दीजिए जी सर, और देन आप NSG में आइए, यही कहता है। जी सर, बट इंडिया इसको पीसफुल यूज के तौर पे इसमें रखता है सर, जो कि अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्शन के तौर पे, और इसे जो 5 कंट्री है UNSC के, वो चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं के पास रहे, बाकी देश अपनी इसको ना रखें, शांतिपूर्वक यूज करने का कोई कॉन्सेप्ट, और एक रिस्पेक्टफुल और एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पे भी इस तरह की न्यूक्लियर आर्मामेंट्स को नहीं सपोर्ट कर रही हैं, और इन नेशनल सोवरेनिटी को लेकर तवज्जो देते हुए भारत इसको पीसफुल यूज के लिए रखना चाहता है। इसी की वजह से NPT में शामिल नहीं हो पा रहा सर। आपका बीटेक है मरीन इंजीनियरिंग से, इसका कुछ आपके प्रेजेंस जॉब में कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है जब आप DYSP के पोस्ट पर जाएंगे? जी सर, क्या इसमें बहुत तरह के सर यूज हो सकते हैं। अच्छा, इसमें मरीन इंजीनियरिंग को अगर समझाना हो तो कुछ समझाइए कि क्या होता है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, फिर आगे चल कर के आप कौन सा जॉब आपको मिलता है, किस सेक्टर में? जी सर,
एक सिंगल एक लाइन है सर, जिसे मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। कहने का तात्पर्य है सर, मरीन इंजीनियरिंग ऐसा इंजीनियरिंग का डोमेन है जहाँ पे हम कई सारे इंजीनियरिंग्स को पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये शिप के ट्रेडिंग जो होती है सर, इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो शिप के माध्यम से होती है, तो शिप पे हुए सारे मशीनरीज को कंट्रोल करना के लिए जो ऑफिसर होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो उसे मरीन इंजीनियर करते हैं। यानी सारे जो मशीनरीज हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हाइड्रोलिक हो, सब तरह के मशीनरीज को जो मैनेज करते हैं वो, और इंटरलिंकेजेज को जो मैनेज करते हैं। इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है आपके जॉब प्रोफाइल में? इस बहुतायत तौर पे इसका है सर। जैसे कि सबसे पहले साइंटिफिक टेम्परामेंट, तो जैसा कि मैंने अभी प्रयोगात्मक पहल जो लिया सर, जो कि सकारात्मक कुछ हद तक रहा, तो वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सर। दूसरा क्राइसिस मैनेजमेंट, हम वहाँ पे मरीन इंजीनियरिंग के दरम्यान हम कई सारे क्राइसिस मैनेजमेंट डील किए हैं, इंटरनली एक्सटर्नली। तो वो कहीं ना कहीं एक अपने आप को काम एंड कंपोजर मेंटेन करते हुए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है सर, जो कि सीमित संसाधनों में बेहतर रिजल्ट्स, क्योंकि हमारे पास बहुत ही सीमित संसाधन होते हैं और उसमें मैनेज करते हुए हम लोग मैनेज करते हैं रिसोर्सेज को और एक बेहतर आउटपुट देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि पुलिस के पास फंड्स की बहुत कमी होती है, वहाँ पे हमें ह्यूमन रिसोर्स और रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइजेशन भी हमें मरीन इंजीनियरिंग सिखाता है सर। ओके, अपना कोई 3 स्ट्रेंथ और 3 वीकनेस बताइए। जी सर, स्ट्रेंथ के तौर पे सर, मैं बहुत रिसोर्सेज का बहुत एनालिसिस करते हुए बेहतर प्लानिंग कर सकता हूँ सर। और जनरली मैं एक इनिशिएटिव लेता हूँ कई सारे बच्चों को लेकर, उसे परफॉर्मेंस फोकस रहते हुए हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं सर। और इसी दरम्यान हम लोग एक बेहतर इम्प्लीमेंटेशन मेजर से मैं लेता हूँ सर। साथ ही साथ वर्कहोलिक एक नेचर है, जिससे मैं, जो मेरे लिए इस अपराध को कम करने में बहुत ही अहम रोल, बहुत ही आवश्यक है सर, पुलिसिंग जहाँ तक सवाल है। तो इन सब कुछ अच्छे जो सकारात्मक चीज़ें हैं जो मुझे मदद करेगा पुलिसिंग को मैनेज करने में। वीकनेस में सर, जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे अंदर एक स्लीपिंग का टाइमिंग थोड़ा कंपोज नहीं है सर, आई मीन बैलेंस नहीं है सर, जिससे मेरे लिए हेल्थ पे कुछ इश्यूज आते हैं। हालांकि इसको मैनेज करने का काफ़ी प्रयास कर रहे हैं सर। और फूड की है, जो फूड का टाइमिंग, टाइप ऑफ फूड, इसमें काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं सर। इसको लेकर भी कुछ दुविधा है सर, इस पर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ सर। साथ में सर कम्युनिकेशन स्किल जो है सर, उसमें मैं काम कर रहा हूँ सर, क्योंकि लाइफ के डिफरेंट डोमेन्स में मैं हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्जन चलता रहा सर, जिससे मैं एक लैंग्वेज पर फोकस नहीं पा रहा हूँ। हालांकि मैं बैलेंस कर रहा हूँ सर, मैं इसमें इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ सर वक्त के साथ। आज के समय में कई जगह देखने के लिए मिलता है, पुलिस में भी रिश्वतखोरी, ये सारा चीज़ देखने को मिलता है। मान लीजिए आपके साथ कुछ ऐसी परिस्थिति हो कि एक आपको आपने कोई चोर है उसको आपने पकड़ा है जी, और दूसरा एक ऐसे पुलिस अधिकारी को पकड़ते हैं, एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करते हैं जो कि क्राइम में इन्वॉल्व हो, रिश्वतखोरी में इन्वॉल्व हो। एक चोर को आपने पकड़ा और एक पुलिस को पकड़ा, रिश्वतखोर पुलिस और एक चोर जी। लेकिन आपके पास विकल्प है, किसी एक को ही आप रखेंगे, दूसरे को आपको छोड़ना पड़ेगा, आप अरेस्ट किसी एक को ही रख सकते हैं। ऐसा आपके पास परिस्थिति है, तो किसे आप रखेंगे और किसे आप छोड़ देंगे? हालांकि संभव तो मैं प्रयास करूंगा दोनों को पकड़ूं, लेकिन जैसा आपने विकल्प दिया है तो उसके मद्देनजर मैं पुलिस जो अपराध किया है मैं उसको पकड़ूंगा, क्योंकि वो अकेला इंसान कई लोगों को प्रभावित कर सकता है, इसके इम्पैक्ट बड़े हैं। तो ग्रेविटी के तौर पे मैं पुलिस जो अपराध किया उसे पकड़ने का। तब तो आप अपने ही डिपार्टमेंट का फजीहत उड़ाइएगा फिर। आवश्यक नहीं है सर, अगर इसको रूट कॉज से खारिज किया जाए तो बेहतर हो सकता है सर। अच्छा, बिहार में अभी सबसे ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिल रहा है बाढ़ का। जी सर। इसके अलावा और कुछ चुनौतियां बताइए बिहार के सामने जो चैलेंजेस हैं। बिहार के सामने बहुत बड़े बड़े चुनौतियां हैं सर, जैसे कि डिजास्टर को आपने बताया सर, तो इसमें बाढ़ के अलावा सुखाड़, आई मीन ड्रॉट और लाइटनिंग एक बहुत बड़ा डिजास्टर के तौर पर है सर। और भी औद्योगिक, इसके लिए लाइटनिंग के लिए कुछ काम किया जा सकता है? लाइटनिंग के लिए हम एज स्टूडेंट हमने काफ़ी काम किया है सर। लाइटनिंग इंडिया कैंपेन जो कि कर्नल सत्येंद्र सिंह के द्वारा चलाया जा रहा था, जब मैं जेएनयू में एज ए स्टूडेंट वहाँ पे स्कॉलर वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, तो इसमें बहुत प्रोएक्टिवली मैं काम किया है सर। और इसमें काफ़ी हद तक हम लोग हैं जो कमी कर रहे हैं सर डिजास्टर में। आई मीन इसको अवेयरनेस कैंपेन की तरह से, और इसके लिए वेबसाइट बनाना और मंत्रालय से इसको सहयोग लेते हुए प्रचार प्रसार करना, इस पर हम लोग कार्यरत हैं सर, कार्य कर रहे हैं सर। हॉबी में आपका है सिंगिंग एंड लिसनिंग सॉन्ग। जी सर। तो बिहार में आप बताइए कितने प्रकार के लोक नृत्य हैं? लोक नृत्य सर? जी, लोक नृत्य तो आई मीन लोकल कई सारे हैं सर। कौन कौन से हैं? 2-4 नाम बताइए जो आप जानते हैं।
जैसा कि मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, जटवा, झिझिया, वो लौंडा जटवा नाच। कहाँ का है, कहाँ का डांस है ये? ये सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर, सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रहा झिंझिया कहाँ का है? हूँ, मगर मैं गेस करने के लिए हाँ, ऑप्शन बता नहीं। सकते हैं। सर ये वेस्टर्न बिहार का है सर, नॉर्थ वेस्टर्न बिहार का है। अच्छा, और कुछ नाम बताइए, और अगर याद आ रहा हो तो। सॉरी सर तत्काल मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अभी कहा जाए आपसे कोई गाना सुनाने के लिए कंफर्टेबल हैं आप? जी बिल्कुल सर। किनका गाना सुनाना पसंद करेंगे, कौन से सिंगर का? मैं लता मंगेशकर जी का एक सॉन्ग है सर, सुनना चाहेंगे सर? हाँ सुनाइए। सर हिना मूवी का एक सॉन्ग है सर। जी जी बिल्कुल सुनाइए। चिट्ठिए पंख लगा के उड़ जा, गैर के हाथ ना आवे, खैर खबर ले जावे अड़िए, खैर खबर ले जावे। चिट्ठिए नी दर्द फिराक वाली, ले जा सनेसा सोने हरदा, आवे ना बिछोड़ा कभी बिछड़ के यार से, हो आवे ना बिछोड़ा कभी बिछड़ के यार से, सुनते हैं आंसुओं का रिश्ता है प्यार से, आंसुओं के दर्द के सोले नहीं बुझते, हाय रब्बा मौत चंगी लंबे इंतजार से। बहुत बढ़िया। ओवर करते हैं। थैंक यू।